नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में पुनः आप सभी का स्वागत है। साथियों, रोज़ की भांति आज की जो क्लास है, आज के जो क्वेश्चन हैं, ये पूरे जितने भी टीचिंग स्किल से रिलेटिव जो टॉपिक है उस पर आधारित हैं और परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, और मैंने यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है उसे पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण का विकास से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है डॉक्टर डब्ल्यू एलेन सूक्ष्म शिक्षण का विकास से संबंधित हैं और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया है ये सूक्ष्म शिक्षण का विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है एफ.बी. स्किनर। एफ.बी. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो रेखीय और जो अभिक्रमित है इन दोनों का किसने किया था? बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर ने। अगला है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? तो साथियों तो बहुत बार पढ़ लिया है, स्वामी विवेकानंद जी का। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा दी जाती है। तो आपका राइट आंसर है समावेशी शिक्षा। अगला है साथियों, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के जन्मदाता कौन हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के जन्मदाता कौन हैं? तो किलपैट्रिक आंसर राइट हो जाएगा। किलपैट्रिक आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। डाल्टन विधि संबंधित है। तो डाल्टन विधि के जनक कौन है? यह प्रतिपादन किसने किया? तो हेलेन पार्क हस्ट ने। साथियों इसमें 50 क्वेश्चन हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे कि पढ़ने से पहले किस विधि में एक समस्या ली जाती है? तो साथियों जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि में पढ़ने से पहले हमें एक समस्या लेनी होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला है बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, आपको राइट ऑप्शन को टिक लगाना है। तो बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर को पहले ही मैंने बिल्कुल कलर में किया हुआ है ताकि आपको सहूलियत हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कथन विधि के सर्जरी के रूप में किस विधि का प्रयोग होता है? जो कथन विधि के सर्जरी के रूप में किस विधि का प्रयोग होता है साथियों? तो कथन विधि ज़्यादातर व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड पर आधारित होती है। तो इसका आंसर व्याख्यान विधि राइट हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक के घर में निम्नलिखित में से किस वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है? देखिए जो शिक्षक हैं, हर शिक्षक के घर में क्या होना चाहिए? बंदूक होना चाहिए, भाला होना चाहिए, तलवार होना चाहिए या पुस्तकालय होना चाहिए? तो सटीक आंसर है पुस्तकालय होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसके द्वारा बच्चों में रुचि पैदा की जाती है। वो कौन सा सिद्धांत है जिससे हम बच्चों के अंदर रुचि पैदा करते हैं? तो वो है प्रेरणा का सिद्धांत। कहानी सुना करके या अच्छे लोगों के बारे में बता करके, उनकी जो मेहनत है उसको बता करके हम बच्चों में रुचि पैदा कर सकते हैं। तो प्रेरणा का सिद्धांत इज राइट आंसर। अगला है, वैदिक समय में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार होता था? अब वैदिक काल की बात कर रहा है। विद्या प्रारंभ करने से पहले एक संस्कार होता था परिवार में, उसे कहते थे विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार या चूड़ाक्रम, चूड़ाक्रम कर्म, चूड़ाक्रम। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? तो साथियों कहाँ खोले गए? फोरवेल। फोरवेल ने खोला। फोरवेल जर्मनी के थे और सबसे पहले इन्होंने जर्मनी में ही किंडरगार्टन स्कूल खोली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो किसका कल्याण होता है? साथियों यदि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, तो उससे किसका कल्याण होगा? उससे केवल हमारा ही तो होगा ही नहीं, साथ ही हमारा तो होगा ही, बल्कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा ना? तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक या अध्यापक की योग्यता या आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार निम्नलिखित में से कौन करता है?
देखिए शिक्षक या अध्यापक है, उसकी उनकी योग्यता या आचरण का मूल्यांकन सबसे पहले कौन करेंगे? देखिए विद्यार्थी ही कर पाएंगे कि टीचर हमें कैसा पढ़ा रहा है, टीचर को कितना नॉलेज है, टीचर का हमारे प्रति कैसा व्यवहार है, तो ये तो एक विद्यार्थी और ही बता सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक पक्ष के कितने तत्व होते हैं ब्लूम के? देखिए ज्ञानात्मक जो पक्ष होता है ब्लूम के अनुसार उसके कितने तत्व होते हैं? ये सटीक ऑप्शन है साथियों 1, 4, 7, 6। ये ईजी तो लग रहे हैं लेकिन एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज करते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष में कितने तत्व होते हैं ब्लूम के? तो आपको 6 याद रखना है, 6। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में निम्नलिखित में कौन सा तत्व शामिल है? अब देखिए ज्ञानात्मक पक्ष में 6 तो उनके तत्व होते ही होते हैं। कौन कौन से तत्व शामिल हैं, उन 6 तत्वों को भी आपको बाय हार्ट याद रखना है। जैसे ज्ञान है, बोध है, 2 तो ये होगी, प्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, 4 हो गए, मूल्यांकन और संश्लेषण। साथियों सारी जो एलिमेंट्स हैं ब्लूम के जो तत्व हैं सब यहीं पे हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उपरोक्त यहाँ पे सही हो जाएगा, सारे तत्व हैं। अगला है, आपको ये वीडियो जरूर फॉर्मेटिव लग रही होगी साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो तैयार की है आप लोगों के लिए। भावात्मक पक्ष में ब्लूम के कितने तत्व होते हैं? देखिए इससे पहले हमने ज्ञानात्मक में पूछा तो ज्ञानात्मक में 6 होते थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण। अब आ गया भावात्मक पक्ष में ब्लूम के कितने तत्व होते हैं? तो आपको 5 याद रखना है, एक कम करना है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बाई बिल्कुल आपको उसी के अनुसार तैयार किए गए हैं। अब ब्लूम के भावात्मक तत्व में कौन भावात्मक जो पक्ष है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं? देखिए पहला है निरूपण, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है आपका संयोजन, चौथा है आपका आकलन और पांचवा है आपका आग्रही। तो साथियों आपको ये 5 तत्व आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो ब्लूम के भावात्मक तत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो निरूपण, प्रतिक्रिया, संयोजन, आकलन और आग्रही। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर लास्ट राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, ब्लूम की क्रियात्मक पक्ष में निम्नलिखित में से कितने तत्व हैं? देखिए ब्लूम ने 3 वो दिए, पहला ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक। अब जो क्रिया वाला जो पक्ष है ब्लूम का उसमें भी 5 ही तत्व शामिल हैं। कौन कौन से हैं? 5 ही तत्व शामिल हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, तो ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं? देखिए साथियों ये ब्लूम वाला ये क्वेश्चन नहीं इसी वीडियो में सारा क्लियर हो गया है। इन जो ये पॉइंट है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए कौन से हैं, परिशुद्धता है, प्रकृतिकरण है, स्पष्ट अभिव्यक्ति है, हस्त कौशल है और प्रतिरूपता है। उपरोक्त सभी हैं क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। निम्नलिखित में ज्ञानात्मक पक्ष का दूसरा स्थान कौन सा है? अभी देखा हमने, पहला था ज्ञान था, फिर बोध था, इस तरह से। तो बोध वाला आपको याद रखना है। आपको ज्ञानात्मक पक्ष में सारे याद होंगे तो आलस्य समुद्री कहीं नहीं था, केवल बोध था वहाँ पे, तो बोध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में बताइए स्मृति स्तर किसने विकसित किया? देखिए अब स्मृति स्तर से रिलेटिव क्वेश्चन आ गए हैं, तो स्मृति स्तर किसने विकसित किया? तो ऑप्शन लास्ट के साथ चलते हैं, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर विकसित किया। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे, चिंतन स्तर विकसित करने वाले कौन थे? स्मृति तो हर्बर्ट ने किया और चिंतन किसने किया? तो मॉरिशस पी हंट ने। मॉरिशस पी हंट आपको याद रखना है, मॉरिशस पी हंट। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पंचपदी प्रणाली किस शिक्षण स्तर को कहा जाता है? देखिए बहुत सटीक क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंचपदी प्रणाली किस शिक्षण स्तर को कहा जाता है? शिक्षण, टीचिंग स्तर को कहा जाता है। तो स्मृति स्तर को कहा जाता है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे, निर्देशन विधि के जनक कौन है? निर्देशन विधि के जनक कौन हो सकते हैं? तो ऑप्शन थर्ड के साथ चलते हैं, हर्बर्ट ने निर्देशन विधि का प्रतिपादन किया। अगला चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, फ्रोवेल किस विचारधारा के समर्थक थे? फ्रोवेल तो किस विचारधारा के समर्थक थे? ये आदर्शवाद के समर्थक थे, आदर्शवाद। अगला है साथियों कि बाल देवो भव निम्नलिखित में से किसका कथन है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि बाल देवो, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन तैयार किया गया है कि बाल देवो भव किसका कथन है? तो ये गिज्जू भाई का है, गिज्जू भाई आपको याद रखना है। अगला है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की समस्याओं को हल करने का दायित्व निम्नलिखित में किस पर होता है?
ये यहाँ पे शिक्षक ना होकर के शिक्षण होगा यहाँ पे साथियों। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसका होता है, किस पर होता है? तो शिक्षक टीचर पे ही होगा। जो वहाँ पे टीचिंग करनी है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का कैसे निराकरण करना है, छात्राओं के मस्तिष्क में उसको किस तरह से डालना है कि बच्चे उसको ठीक से समझे, तो उसका पूरा जो दायित्व होता है वो शिक्षक का होता है। यहाँ पे शिक्षण लिखा होगा, शिक्षण, शिक्षण आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है साथियों कि विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो फ्रेंडली, मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। अगला है साथियों, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु कौन हो सकती है? मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है टीचर्स के लिए? देखिए, टीचर्स और छात्र का गहन संबंध होता है एक दूसरों के प्रति, तो शिक्षक के लिए कौन सी मूल्यवान वस्तु हो सकती है साथियों? विद्यार्थी का विश्वास, मतलब विद्यार्थियों का जो विश्वास है वो शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। यदि शिक्षक और छात्रों के बीच आपसी प्रेम है, एक दूसरे को समझते हैं, टीचिंग स्किल अच्छे हैं, विद्यार्थियों का विकास हो रहा है, विद्यार्थी उस प्रक्रिया से खुश रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी भी है और मूल्यवान वस्तु भी है, और तभी उस टीचर्स का जो पढ़ाया हुआ सार्थक माना भी जाएगा। साथियों, आप भी टीचर्स बनेंगे, आप भी बहुत मेहनत करते रहना दूसरों के बच्चों पे, यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। अगला है, ब्रह या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए साथियों, जो B.F. स्किनर ने ये दिया था रेखी अभिक्रमित जो अनुदेशन वाला, इन्हीं का नाम है बाह्य अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, शिक्षण कौशल बच्चों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षक क्रियाओं या व्यवहारिक का समूह है, किसने कहा? देखिए साथियों, जो स्टेटमेंट आपको थोड़ी कठिन लगते हैं उनको 2-3 बार पढ़ो, तो ये शिक्षण कौशल से रिलेटिव है, तो डॉक्टर बी के पास ही आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। पहला 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, तो 4 होते हैं। शिक्षण के जो प्रतिमान होते हैं वो 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण प्रतिमान के तत्वों में कौन शामिल है? तो साथियों, ये क्वेश्चन आपको मूल्यांकन है, सामाजिक प्रणाली है, उद्देश्य है, संरचना है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? साखी, तो यह है नॉर्मन एंड क्राउडर के द्वारा 1954 में। रेखी का तो B.F. स्किनर ने किया, और साखी अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसका विकास किसने किया? नॉर्मन एंड क्राउडर ने 1954 में। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा पिछड़े बच्चे वहाँ हैं जिसकी शैक्षिक उपलब्धि शिक्षा का अंक 85 से कम है? देखिए, पिछड़े बच्चे वहाँ हैं जिसकी शैक्षिक उपलब्धि शिक्षा का अंक 85 से कम है, तो ये सिरिल बर्ट ने कहा। अगला है साथियों, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को निम्नलिखित में कितने वर्गों में विभाजित किया गया? जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं बच्चे, उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं साथियों? पहला है श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, दूसरा होता है वाक दोषित बच्चे होते हैं, अस्थि बाधित, अस्थियाँ जो कमज़ोर बच्चे हैं, और दृष्टि बाधित। तो ये 4 आंशिक रूप से जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनकी इतनी श्रेणियों में विभाजित किया गया 4 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन डीवी, आपको याद रखना है, जॉन डीवी। तो डेमो से जॉन डीवी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लॉर्ड मैकाले भारत कब आए? देखिए साथियों, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर ये अंग्रेज भारत आए, कब आए? तो 10 जून 1834 में। 10 जून 1834 में। अब जून के महीना आने वाला है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही होगी, इसलिए भारत की ओर लॉर्ड मैकाले ने रुख किया और अंग्रेजी भाषा को लेके भी आए। तो लॉर्ड मैकाले भारत कब आए? तो 10 जून 1834 को, जून। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बेंटिंग के पास लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र को निम्नलिखित में कब भेजा? जो लॉर्ड बेंटिंग के पास लॉर्ड मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र था वो कब भेजा? 2 फरवरी 1835 में। 34 में तो 10 जून 1834 में तो लॉर्ड मैकाले यहाँ हमारे इंडिया में आई, और उसके बाद 2 फरवरी
1835 में उन्होंने अपना जो विवरण पत्र था वो लॉर्ड बेटिंग को सौंप दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस गवर्नर जनरल ने प्राच्य या पाश्चात्य विवाद का अंत किया? देखिए कितना 6 गवर्नर जनरल होंगे जिन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत किया, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। साथ ही ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एमिल रचना है, तो एमिल किसकी रचना है साथियों? रूसो की रचना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा विख्याता किसे माना जाता है? जनतांत्रिक, तो जॉन डीवी को। जॉन डीवी बहुत ही फेमस इंसान हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी इस जनतांत्रिक से लेकर डेमोक्रेसी से लेकर। तो जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा विख्याता किसे माना जाता है? तो जॉन डीवी को। अगला है साथियों, कोठारी कमीशन या शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की गई, तो कब की गई? कोठारी कमीशन को शिक्षा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नियुक्ति हुई 14 जुलाई 1964 में, 1964 में। अगला है साथियों, कोठारी कमीशन या शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो कोठारी कमीशन जो 14 जुलाई 1964 को इसकी नियुक्ति हुई और इसे शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। प्रोफेसर थे दौलत सिंह कोठारी। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? देखिए जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसका जो गठन हुआ, गठन की बात 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में हुआ। अगला है साथियों कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों इस वीडियो में थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है, वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, जिनको अच्छे लगे साथियों तो कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।